नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए आपके अपने पवन सर का। हमने पहले 2 पेपर देख लिए और आज हम तीसरा पेपर देखेंगे। ये तीसरा पेपर 18/5/2025 को हुआ है और इस तीसरे पेपर को हम चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालीबंगा सभ्यता, कौन सी सभ्यता के बारे में बात हो रही है गाइस? कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, कालीबंगा से जुड़ा है और सही नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा कौन सी चीज़ इन चारों ऑप्शन में से सही नहीं है। यहाँ 3 प्रकार की समाधान विधियाँ प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा में 3 तरह से शव का अंतिम संस्कार होता था। पहला तरीका क्या होता था कि एक अंडाकार गोला बनाते थे और उसके अंदर उत्तर दिशा में मुंह करके, नॉर्थ की तरफ मुंह करके सुला देते थे। दूसरा तरीका क्या होता था कि अंडाकार ही गोला बनाते थे, लेकिन उस गोले के अंदर समाधि की तरह बैठा देते थे। कैसे बैठा देते थे? समाधि लगाकर। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या होता था कि तीसरा तरीका होता था कि भविष्य के जन्म हेतु, किसके लिए होता था? भविष्य के जन्म हेतु। इस तीसरे तरीके में क्या करते थे कि उस व्यक्ति को अंडाकार गोले में लेटाकर उसके साथ में सोना, उसके खाने पीने की चीज़ें, भोजन और बाकी सारी उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, ताकि क्योंकि कालीबंगा वासी मानते थे कि भविष्य में भी जीवन है। तो 3 तरीके से कालीबंगा में अंतिम संस्कार होता था। पहला, नॉर्थ की तरफ सिर करके सुला दिया। दूसरा, समाधि लगा दी। और तीसरा, सुलाने के पश्चात उसके साथ में उसकी ज़रूरत के सामान रखना। तो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में पहला तो राइट है। दूसरा है कि ये प्राक हड़प्पाकालीन शैल चित्र। चलिए इसको थोड़ा सा अपन पहले 2 पॉइंट आगे के समझ के फिर इसको समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए। बिल्कुल। कालीबंगा में कितने स्तर प्राप्त हुए गाइस? तो कालीबंगा में तो हुए 5 स्तर। कितने स्तर प्राप्त हुए? कालीबंगा में तो 5 स्तर प्राप्त हुए, ठीक है। और आहड़ में कितने स्तर प्राप्त हुए? तो गाइस आहड़ के अंदर हुए हमें 8 स्तर। कालीबंगा में कितने हुए? 5 स्तर और आहड़ में हुए 8 स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर व्याघ्र का अंकन होता है। व्याघ्र दैट मीन्स टाइगर। व्याघ्र का दैट मीन्स क्या होता है? टाइगर। तो कहना है कि कालीबंगा में टाइगर मिलता था, टाइगर का इनके सिक्कों पर अंकन होता था। बिल्कुल सही बात है गाइस मेरे दोस्त, कालीबंगा में टाइगर का सिक्कों पर अंकन मिलता था। कालीबंगा के बारे में 2 चीज़ें और अपन देख लेते। कालीबंगा मातृ सत्तात्मक थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक। तो आहड़ क्या थी? तो आहड़ तो थी पितृ सत्तात्मक। कालीबंगा थी मातृ सत्तात्मक। और दूसरा, कालीबंगा में व्याघ्र दैट मीन्स टाइगर के जो मोहरे थी उसके ऊपर चित्र मिलते थे। चलिए यहाँ तक ये तीनों टॉपिक आपने समझ लिया। अब यहाँ लिखा हुआ है कालीबंगा में प्राक हड़प्पाकालीन शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स। क्या होता है? रॉक पेंटिंग्स जो पत्थरों पर बनाई जाती है, तो लेकिन नहीं मिलते कालीबंगा में, रॉक पेंटिंग्स नहीं मिलती। इस हिसाब से हमारा जो पहले क्वेश्चन है कि सही नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2। कालीबंगा में कोई भी रॉक पेंटिंग नहीं मिलती। कालीबंगा में 5 स्तर प्राप्त होते हैं। व्याघ्र का अंकन है। देखो इसका नाम में ही काली अर्थात काली माँ होती है ना, तो कालीबंगा हमेशा मातृ सत्तात्मक होगी। आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। कालीबंगा मातृ सत्तात्मक होगी। और कालीबंगा क्या कहते हैं? गरीब सभ्यता है। गरीब सभ्यता है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा को दीनहीन और गरीब सभ्यता कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? कालीबंगा के जो लोग थे वो शहरीकरण की तरह रहते थे। रहते गरीब थे लेकिन रहते शहरों की तरह थे। आप कहेंगे गरीब थे तो शहरों की तरफ कैसे रहते थे? शहरों का यहाँ अर्थ है कि वो कालीबंगा के जो निवासी थे वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? व्यवस्थित नगर नियोजन के अंदर रहते थे, ठीक है। ये चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता, अभी हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, अब आहड़ सभ्यता पढ़े। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करें कि सही कथन क्या है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। बिल्कुल। आहड़ कौन सी धातु का काम करते थे? तांबा। और आहड़ बाद में किस धातु से परिचित हो गए थे? लोहे से, ठीक है। आहड़वासी पहले कौन सी धातु का काम करते थे? तांबा। और बाद में लोहे से प्रचलित हो गए थे। तो आहड़ में कौन सी धातु है? एक तो तांबा और दूसरी गाइस धातु है लोहा। तांबा और लोहा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। बिल्कुल सही बात है। आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। ये भी राइट है, ये भी राइट है। तांबे का काम करते थे तो तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त होगी। तीसरा, आहड़ एक ताम्रपाषाण युग है। बिल्कुल ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। बिल्कुल राइट है। आहड़ ताम्रपाषाणकालीन है। आहड़ में 8 स्तर होते हैं। देखो कालीबंगा में हमने पढ़ा था 5 स्तर। अब आप कहेंगे सर स्तर क्या होता है? स्तर कुछ नहीं होता, एक के ऊपर एक। ये देखो जैसे यहाँ पर है ना, जैसे ये 3 स्तर की एक मंजिल है, 1 2 3। तो कालीबंगा में क्या है कि कालीबंगा में 5 स्तर है और आहड़ में 8 स्तर है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसके तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो 1 2 3 हो गया। चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। छल्लेदार बर्तन क्या होता है? छल्लेदार, ये देखे ये छल्ला है, ठीक है। तो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन जो आपस में गूंथे हुए होते थे ना, तो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन कहाँ मिलते हैं? गणेश्वर में मिलते हैं। गणेश्वर में और क्या मिलता है? पत्थर। गणेश्वर के जो घर थे वो पत्थरों से बने हुए थे, जबकि बाकी जगहों के घर क्या थे? कालीबंगा में कच्ची ईंटों से, आहड़ में पक्की ईंटों से। लेकिन गणेश्वर के घर किससे थे बने हुए थे? पत्थरों से। दूसरा, गणेश्वर में बांध मिलता है। तीसरा मिलता है मछली पकड़ने का कांटा।
चौथा गणेश्वर में क्या मिलता है, चौथा मिलती है सिरा पिन, 2 मुंह वाली सिरा पिन, जो गर्ल्स जो होती है बहन बेटी बालों में लगाती है ना, वो वाली पिन मिलती है। ठीक है, चलिए तो छल्लेदार बर्तन कहाँ मिलता है, छल्लेदार बर्तन मिलता है गणेश्वर में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला कथन है गणेश्वर सभ्यता की खोज 1978 में विजय कुमार ने की। नई बॉस, गणेश्वर की सभ्यता की खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। किसने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी। और कब की थी आरसी अग्रवाल साहब ने, 1977 में की थी। देखो खोज तो आरसी अग्रवाल साहब ने की थी, लेकिन ना उसके बाद काम किसने किया था, तो विजय कुमार ने किया था। लेकिन यहाँ खोज लिखा हुआ है तो खोज का तो क्रेडिट जाता है आरसी अग्रवाल को। तो पहला तो हमारा हो गया गलत। दूसरा, गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे नवीन सभ्यता नहीं, ताम्रकालीन युगीताओं में सबसे पुरानी है। गणेश्वर सबसे पुरानी है, नवीन नहीं है। गणेश्वर तो ताम्रकालीन में सबसे पुरानी है, आहड़ से भी पुरानी है। तो देखियो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। पहला गलत क्यों हुआ, क्योंकि खोज विजय कुमार ने नहीं की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी। अच्छा आपको याद नहीं रहे ना, खोज आरसी अग्रवाल ने की। दूसरा, नवीनतम सभ्यता नहीं है, प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है ना, तो प्राचीनतम सबसे पुरानी। अगर आपको एग्जाम में याद रखना हो ना कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की, तो गाइस देखो गणेश जी। हिंदू धर्म में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे अग्रणी पूजा किसकी होती है, तो सबसे अग्रणी पूजा होती है गणेश जी की। सबसे पहले कि मैं थाने सिमरू गणेश देवा, ठीक है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी से संबंधित हो गया अग्र, ठीक है। तो अब गणेश जी की जो गणेश जी सबसे पहले अग्र पूजा होती है उनकी, तो इसे आप याद रख सकते हैं आरसी अग्रवाल। क्या याद रख सकते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किससे है, आरसी अग्रवाल। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत थे, तो इस हिसाब से हमारा जवाब सही हो जाएगा। सत्य कथन इसमें से क्या है, तो सत्य कथन गाइस इसमें से है ना, सत्य कथन ये तीसरा है। तीसरा क्या है कि दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन मिलती है। बिल्कुल दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन यहाँ से मिलती है। मैंने पहले ही बताया था कि पिन होती है जिसके अंदर दोहरी पेचदार सिरा, ठीक है। तो गणेश्वर के अंदर क्या मिलती है, सिर्फ ये एक 3 राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। पहले 2 तो गलत हो गए, तो केवल 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ रहा केवल 3। 5वां क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता कहाँ, पहले की पुरानी बुकों में बेराट लिखा होता था जयपुर, ठीक है, लेकिन जयपुर है गलत। अभी बेराट नए जिलों में कहाँ चला गया, खेरथल तिजारा, कहाँ चला गया, केटी, कि मैं लिख देता हूँ खेरथल तिजारा, अगर किसी को पता नया जिला बना है खेरथल, नहीं खेरथल तिजारा में नहीं गया है। देखो गाइस पहले बेराट जो था, पहले बेराट कहाँ था, पहले बेराट जयपुर में था, ठीक है, पहले बेराट था जयपुर में। अभी बेराट चला गया कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। आप अपने आप को अपडेट रखिएगा, देखो मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ ना, मुझे भी याद हो जाता है। तो बेराट सभ्यता पहले की पुरानी बुकों में जयपुर था, नए जिले बनने के बाद कोटपुतली बहरोड में चला गया, अब जयपुर के अंदर नहीं है। तो चलिए बेराट सभ्यता के संदर्भ में यहाँ 8 पंचमार की मुद्राएं मिली है, बिल्कुल सही बात है। टोटल कितनी मुद्राएं मिली है चांदी की, तो टोटल चांदी की मुद्राएं मिली है 36। उन 36 में से 8 है जो पंचमार्क है, पंचमार्क दैट मीन्स उन पर 5 अलग अलग तरह के मार्क बने हुए। टोटल बेराट से मिलती है 36 मुद्राएं। कितनी मिलती है, चांदी की कितनी मिलती है, 36, ठीक है। 36 में से 8 क्या है, 8 है पंचमार्क की मुद्राएं, तो ये तो राइट हो गया। चलिए बेराट बौद्ध संस्कृति का केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। बेराट प्राचीन चोल साम्राज्य, क्या बात कर रहे हो, मजाक कर दिया आपने, तो मस्ती कर दी। चोल तो दक्षिण भारत में थे ना, चोल चेर पांड्या, तो बेराट तो जयपुर के पास कोटपुतली बहरोड में, तो ये गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या है, बेराट से गुप्तकालीन संखलिपि, संखलिपि क्या है, तो देखो संखलिपि होती है यहाँ से यूं लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी संखलिपि, संखलिपि जो है वो ऐसे लिखी जाएगी, इस तरफ से ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और हम हिंदी में कैसे लिखते हैं गाइस, हम हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं ना, जबकि संखलिपि कैसे लिखी जाती है, R2L लिखी जाती है, R2L लिखी जाती है इस तरीके से। तो चलिए इसमें चोल साम्राज्य का नहीं हो गया, तो ये गलत हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही कथन, देखो काली से मैंने आपसे कहा था कि मातृसत्तात्मक, ठीक है, तो आहड़ हो गया पितृसत्तात्मक, तो काली माँ से आप मातृसत्तात्मक याद रख लेंगे। तो चलिए सही कथन बताना है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर के चारों तरफ दीवार थी, बिल्कुल सही बात है। और कालीबंगा की दीवारें कच्ची मिट्टी, मैंने पहले भी बताया था, कालीबंगा में कच्ची ईंटें और आहड़ में पक्की ईंटें। तो देखो पहला ऑप्शन है कि कालीबंगा में दुर्ग के चारों तरफ दीवार थी, बिल्कुल। कालीबंगा में जो उसका स्ट्रक्चर था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मान लो कालीबंगा है, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, वेस्ट पश्चिम, पूर्व उत्तर दक्षिण। कालीबंगा में 2 पार्ट होते थे, 2 पार्ट में ये तो होता था कि ऊपर का पार्ट यहाँ पर होता था किला, क्या होता था, किला, यहाँ पर क्या होता था, किला। और यहाँ जो नीचे का पार्ट होता था, इस नीचे के पार्ट में कौन रहते थे, आम लोग।
तो एग्जाम में सवाल आता है कि कालीबंगा में जो किलेनुमा आकृति प्राप्त कहाँ से हुई, तो किलेनुमा आकृति प्राप्त हुई वेस्ट, वेस्ट दैट मीन्स पश्चिम, ठीक है। और इनके चारों तरफ थी दीवार, ठीक है। और कालीबंगा देखो कालीबंगा के नाम में क्या है, काली, काली से दैट मीन्स मात्र शब्दात्मक था, ठीक है। दूसरा कालीबंगा क्या था, व्याघ्र का चित्र मिलता है कालीबंगा में, ठीक है। और तीसरा कालीबंगा में क्या है, कच्ची ईंट। लेकिन मजे की बात है कि गरीब थे, कच्ची ईंट थी, लेकिन कालीबंगा शहर नियोजन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही सही है, तो ये ऑप्शन हो गया। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवशेषों का संबंध बेराट से, स्वर्ण मंजूषा बेराट में है और माइक्रोलिथ उपकरण बेराट में है और पाषाणकालीन शैल चित्र बेराट में। आप कहेंगे सर कैसे याद रखें, तो बेटा ये पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें तीनों ही राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में साक्ष्यों पर विचार करें। बेलनाकार तंदूर कहाँ मिलता है, बेलनाकार तंदूर मिलता है कालीबंगा में, ठीक है। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा में, क्योंकि मकानों में दीवार आई हुई मिलती है। लोहे के उपकरण कहाँ है, देखो लोहा और तांबा कहाँ बताया था मैंने, देखो तांबा और लोहा, तांबे और लोहे का संबंध मैंने आपको कहाँ बताया था, तांबा और लोहा आहड़ से बताया था, ठीक है। तो कालीबंगा वासी तो तांबे से प्रचलित थे ही नहीं, और हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से मिला है। तो गाइस देखो लोहा आ गया ना, जब भी लोहा आए तो आपको याद रखना आहड़, लोहा आहड़, और तांबा जब भी आए तो भी आपको याद रखना आहड़, ठीक है। ये चीज़ देख लो। तो लोहे के उपकरण का संबंध कालीबंगा से नहीं है, बाकी सब कालीबंगा से है तीनों। तो ये हो गया, तीसरा इसमें गलत हो गया। तो अपने सही कथन कौन से हैं, 1, 2 और 4 है, तीसरा गलत है। अब बात करते हैं इन सभ्यताओं के उत्खनन करता कौन है। कालीबंगा के अमलानंद घोष ही थे। कब किया इन्होंने उत्खनन, तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा का उत्खनन किया 1953 में, ठीक है। फिर आहड़ के HD सांकलिया थे, बिल्कुल सही बात है, 1967 में। फिर देखो बेराट के केदारपुरी नहीं थे, और गणेश्वर रतन चंद्र अग्रवाल, मैंने पहले ही बोला था गणेश और अग्रवाल, तो 1970, गणेश जी को अग्र पूजा होती है तो गणेश जी से आप रतन और अग्र से याद रख सकते गणेश जी, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेराट, बेराट की देखो 1932 में, 1932 में, ठीक है, कर्नल बर्टन कौन थे, कर्नल बर्टन नहीं थे, बेराट 1932 में होता है, ठीक है। बेराट कब होता है, 1932 में होता है। तो बेराट की खोज होती है दयाराम साहनी, किसने की थी, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने की। आप पूछते हैं दयाराम साहनी ने कहाँ की, तो बेराट अभी कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था कोटपुतली बहरोड में, और इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। तो 3 लोग थे बेराट से संबंधित, 3 लोग कौन थे, पहला था दयाराम साहनी, सट्टाक से याद कर लो, दयाराम, मेरे पीछे पीछे बोलो, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी बेराट से, और इसने कब की थी, 1936 में की थी। कब की थी, 36 में। दूसरा कौन था, नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, ठीक है। बेराट से देखो आप याद रखो, नील रतन बनर्जी। और तीसरा कौन सा था बेराट से, तो तीसरा था कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित, ठीक है, कैलाश दीक्षित, ठीक है। तो 3 लोग बेराट से थे। कौन कौन से 3 लोग थे, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। अब आप ऑप्शन में देखो, यहाँ तो कैलाशनाथ पुरी लिखा है बेराट में, तो ये हो गया गलत। तो हमें तीनों याद करने हैं, बेराट से दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित, 1936। गाइज अभी मैं जब सब्जी रोटी बना रहा था ना, तो मेरा है ना तवे से थोड़ा सा अंगुली जल गई, उस वजह से मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है ना, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, है ना। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हो गया बेराट गलत हो गया, क्योंकि केदारनाथ पुरी का संबंध बेराट से नहीं है। 2 मुंहों का चूल्हा मतलब संयुक्त परिवार होगा, संयुक्त परिवार होगा जब भी तो बड़ा चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ना। तो संयुक्त परिवार कहाँ था, तो संयुक्त परिवार था आहड़ में। संयुक्त परिवार कहाँ था गाइस, तो संयुक्त परिवार, ये 2 मुंहों का चूल्हा सिलबट्टा, ये सब आहड़ में मिलते हैं। सामूहिक क्या कहते हैं, जो स्नानघर भी आहड़ में आपको मिल जाएगा। आहड़ देखो, आहड़ जब भी याद आए, मैंने क्या कहा था, आहड़ से क्या याद रखना, तांबा प्लस लोहा, तांबा प्लस लोहा। जब तांबा और लोहा आहड़ से संबंधित है तो कालीबंगा से इनका संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर कृत कपूर मंजरी और हरविलास राजशेखर की है। 1 और 2 इसमें राइट ऑप्शन है। आप पूछेंगे हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र है बाण भट्ट की, किसकी है, बाण भट्ट की है गाइस, किसकी, हर्ष चरित्र बाण भट्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल, देखो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया और नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को बनाया, ठीक है, मेड़ता को। यहाँ से आप याद रखेंगे, देखो नागभट्ट द्वितीय ने क्या बनाया, कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय ने किसे राजधानी बनाया, कन्नौज। नागभट्ट प्रथम ने किसे बनाया था, मेड़ता, ठीक है, ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है पहला ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा ऑप्शन है प्रतिहार वंश के शासकों ने चांदी के सिक्कों पर श्रीमदादि वराह का अंकन कराया, बिल्कुल सही बात। तीसरा घंटियाली अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी, नहीं 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 नहीं, घंटियाली अभिलेख किसका था, कुकुक का था, किसका था, कुकुक का, पर इसको नारायण की उपाधि इसको तो नहीं दी। चौथा ऑप्शन है
नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता की, ये अभी मैंने बताया था। देखो प्रथम नागभट्ट प्रथम आए ना, देखो नागभट्ट प्रथम ने क्या किया, मेड़ता राजधानी लेकर गया मंडोर से भगाकर। नागभट्ट द्वितीय कहाँ लेकर गया, कन्नौज लेकर गया। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि घंटियाली अभिलेख में है ना, इसको नारायण की उपाधि नहीं दी गई है। चलिए गाइस आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे की तरफ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरबी यात्री अल मसूदी किसके काल में आया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। तो महिपाल प्रथम के काल में आया। किसके काल में है? महिपाल प्रथम। हमेशा प्रथम याद रखना है ना, महिपाल दो थे, महिपाल द्वितीय और द्वितीय, अपने को प्रथम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? जैन मंदिर वत्सराज ने कराया था। और इसी वत्सराज के टाइम पीरियड में कुवल्यमाला की रचना हुई। किसकी हुई? कुवल्यमाला की रचना किसने की थी गाइस? कुवल्यमाला की रचना की थी उद्योधन सूरी ने। किसने की थी? उद्योधन सूरी ने। यहाँ तक तो इजी बात है। अब जो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख? 18 भाषा। और कुवल्यमाला की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो वत्सराज के शासनकाल में। और ओसिया के मंदिर किसने बनाए थे? वत्सराज ने बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौहान वंश के संदर्भ में असत्य कथन पता करना। असत्य दैट मीन्स गलत कौन सा, ये पता करना हमें। चलिए असत्य क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुरम किसको बोलते हैं? नागौर, RJ 21। तो RJ 21 नागौर को अहिछत्रपुरम बोलते हैं। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुरम नागौर थी। तो बिल्कुल सही जवाब है, अहिछत्रपुरम नागौर थी। दूसरा, हर्षनाथ लेख में वाकपति राज को महाराज की उपाधि, बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी फैक्चुअल है, आपने पढ़ा होगा तो याद रह जाएगा आपको। तो अजमेर के चौहानों की राजधानी पहले नागौर अहिछत्रपुरम थी। नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुरम था। और वाकपति राज को महाराज की उपाधि दी, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तीसरा, अजय राज के शासनकाल में चौहानों का साम्राज्य का निर्माण का काल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही बातें राइट है। चौथा है, गोपेंद्र राज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नहीं, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था पृथ्वीराज तृतीय। देखो हम जिस पृथ्वीराज को जानते हैं ना, वो पृथ्वीराज तृतीय है। इस चौहान वंश में 3 पृथ्वीराज हुए। हमारा जिससे काम पड़ता है ना, जिसको धरती का वीर एवं सूर्य योद्धा बोलते हैं, जिस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती है ना, उसका नाम पृथ्वीराज तृतीय। एग्जाम में सब लिखा आएगा, पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। आपको चूकना ही नहीं है, आपको दिमाग में यही याद रखना है कि पवन सर ने बोला था पृथ्वीराज तृतीय ही अपने काम का है। अपने काम का कौन सा पृथ्वीराज है? पृथ्वीराज तृतीय। 1 2 3 अपना तीसरा काम का है, याद रखना। तो इसमें ये गलत हो गया, गोपेंद्र नाथ ने नहीं करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसे हरिकेली नाटक की रचना हुई थी, जिसके काल में। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक था, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली पर पहली बार विग्रहराज ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों का दमन करके आर्यावर्त को आर्य भूमि में किया था, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तीसरा, गजनी के अमीर खुसरो शाह को हराया था, बिल्कुल। तीनों ही इसके सही पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट सही है। तो तीनों ही पॉइंट तो सही है, 1 2 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौहान वंश के शासक अजय राज। देखो अजय राज की एक रानी थी सोमलवती। कौन थी इसकी रानी? इसकी प्रिय रानी थी सोमलवती। मेरी अंगुली जल गई यार, साफ लिख नहीं पा रहा, रुको कोशिश करता हूँ ना। सोमलवती है ना गाइस, सोमलवती। तो इसकी जो डार्लिंग थी, इसकी जो वाइफ थी, उसका नाम था सोमलवती। किसकी? अजय राज की। तो चौहान वंश का पहला शासक जिसने अपनी वाइफ के नाम पे सिक्के चलाए, तो वो था अजय राज। और इसकी अजय राज ने किस पे सिक्के चलाए थे? तो इस अजय राज ने अपनी रानी थी, कौन थी? सोमलवती पे सिक्के चलाए थे। इसने किसके ऊपर सिक्के चलाए थे? तो इसने अपनी जो रानी थी सोमलवती, अजय दम प्रिय नामक ये सिक्का चलाया था, और जो सोमलवती के लिए चलाया था। और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही राइट है। सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए थे इसने, तो अजय दम प्रिय उन सिक्कों का नाम कहलाता था। और क्या कहते हैं, जो अजमेर के तारागढ़ का निर्माण कराया था। 1 2 3 तीनों ही राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल पुंगल की उपाधि किसे मिलती है? हमारे प्यारे पृथ्वीराज तृतीय को मिलती है। देखो यहाँ तृतीय कहाँ है? ये रहा, द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होना है। दल पुंगल कौन था भाई? दल पुंगल कौन था? दल पुंगल कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है गाइस, पृथ्वीराज तृतीय था। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम आए पृथ्वीराज, नहीं है, गलत है। द्वितीय आए, गलत है। तृतीय आए, गलत है। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, जैसा भी फील हो रहा है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना है ना। मैं बाद में आपके कमेंट देखता हूँ, मेरी छोटी बहन, हम सब साथ में मिलकर देखते हैं और बहुत प्यारा लगता है ना। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, कमेंट जरूर करना, सुकून मिलता है। मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है और मुझे कोई इससे फाइनेंशियल इनकम नहीं हो रही है ना। मैं बस 100 रुपये आप लोगों की मदद के लिए करता हूँ। मैं टेस्ट देने जाता हूँ, तो आकर आप लोगों की भी हेल्प हो जाती है और मेरा भी रिवीजन हो जाता है ना। तो जो भी लगे आपको, अच्छा बुरा, तो जैसा भी लगे आपको कमेंट जरूर करना है ना गाइस। थैंक यू। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में। और जेतर सिंह और इल्तुतमिश। एक ट्रिक देता हूँ, जो ट्रिक मैं याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कालू जी,
धोलू जी, पीड़ू जी, राजेश जी, आकांक्षा जी, महिपाल जी। तो देखो भूत, भूत को भी भूत जी बोलो। अब आप भूत को क्या बोलोगे? भूत जी। तो क्या बोलोगे? भूत जी। ठीक है, एग्जाम में याद रखना, भूत जी। इस जे का मतलब हो गया जेतर सिंह और आई का मतलब हो गया इल्तुतमिश। ठीक है, तो अब आपने क्या याद रखा? भूत जी। तो भूत जी, भूत से भूताला, जे से अपने क्या कहते हैं जेतर सिंह, और आई से इल्तुतमिश। तो भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश। भूत जी, ऐसे फटाफट दिमाग में याद करो। भूताला का युद्ध होता है 1227 में। कब होता है? 1227 में। चलिए, हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को ही हमीर कहा गया था। बिल्कुल ये फैक्ट है, जो पढ़ने में आपको गलत लगेगा, पढ़ने में गलत लगेगा, लेकिन ये मेरे पढ़ा हुआ है और कंफर्म हूं मैं। तो हमीर मद मर्दन ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही आंसर राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर एवं चित्तौड़ का अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रख दिया था। खिरजाबाद रखा था, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो धाबाई पीर दरगाह से पता चलता है। धाबाई पीर दरगाह में एक लेख लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लेख लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि खिरजाबाद नाम रख दिया था। क्या रख दिया था? खिरजाबाद। तो खिरजाबाद नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? धाबाई पीर दरगाह। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो गया। राजस्थान का पहला जोहर कहाँ होता है? राजस्थान का पहला जोहर कौन करता है? पहला जोहर कहाँ होता है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर किसके नेतृत्व में, ये बाद में देखेंगे। तो राजस्थान का पहला जोहर होता है, पहला जोहर है तो 1301 में होगा। भाई पहला है तो एक में होगा, ट्रिक है, बस दिमाग में याद रखना है। पहला जोहर कब होता है? जब रणथंभौर में होता है। हमीर जब शासक होता है, हमीर की जो बीवी होती है कौन होती है? रंग देवी। रंग देवी, ये रंग देवी क्या करती है? पानी में कूद जाती है। पानी में कूद कर ये क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। पर हम इसको सम्मान के साथ कहेंगे, तो सम्मान के साथ हम इसे कहेंगे जोहर। ठीक है, तो हमीर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो हमीर की रानी होती है रंग देवी। रंग देवी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है, और ये जल जोहर करती है। ठीक है, अब पानी में कूद गई कहने में अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब ठीक है। अब जल जोहर अच्छा वर्ड है। तो देखो पहला जोहर किसने किया? तो पहला जोहर किया था रंग देवी। रंग देवी ने कौन सा जोहर किया था? अग्नि जोहर नहीं किया था, जल जोहर किया था। कौन सा जोहर किया था? जल जोहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी में रणथंभौर पर अधिकार कर इसको उलुम खां को सौंपा, बिल्कुल सत्य बात है। हमीर चौहान ने महमूद शाह को शरण दी थी, बिल्कुल सत्य बात है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर का सेनापति धर्म सिंह मारा गया था, नहीं 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 नहीं, हमीर के सेनापति, देखो हमीर का सेनापति कौन मरा था? भीम सिंह मरा था। कौन मरा था? भीम सिंह। और अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मरा था? नुसरत खां। कौन मरा था? नुसरत खां। देखो दो लोग मरे थे, कौन कौन मरे थे? अलाउद्दीन की तरफ से तो रणथंभौर में मरा था नुसरत, और हमीर की तरफ से मरा था भीम सिंह। हमारे यहाँ धर्म सिंह लिख दिया, तो भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहला और दूसरा ऑप्शन राइट होगा, तो पहला और दूसरा। देखो रणथंभौर में अलाउद्दीन का कौन मरा था? नुसरत। नुसरत नहीं रहा। और हमीर का कौन मरा था? तो गाइस हमीर का मरा था भीम सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन के दो सेनापति थे। ठीक है, कौन थे? उलुम खां और नुसरत, जिसमें से नुसरत मर गया। हमीर के दो थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, जिसमें से भीम सिंह मर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सामंत सिंह था। कौन था? सामंत सिंह। ऑप्शन 2 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खातौली का युद्ध, खातौली के युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन का हमें चयन करना है। खातौली के युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। आप पूछेंगे सर खातौली का युद्ध कब होता है? तो गाइस खातौली का युद्ध होता है 1517 में। ठीक है, और खातौली का युद्ध किनके मध्य होता है? खातौली का युद्ध होता है 1517 में। ठीक है, 1517 में। और किनके मध्य होता है? तो SI के बीच में होता है। SI, देखो भूताला के युद्ध में आपको रखना है भूत जी, तो जे से जेतर सिंह और आई से इल्तुतमिश। और खातौली के युद्ध होता है SI के बीच में, मतलब सांगा, और सांगा के साथ में इब्राहिम लोदी। तो खातौली का युद्ध होता है सांगा और इब्राहिम लोदी। चलो ये तो SI राइट है, ये तो सांगा और इब्राहिम लोदी। खातौली मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर था? नहीं, खातौली कहाँ था? मेवाड़ और दिल्ली की सीमा पर था। मारवाड़ से करना है क्या? इब्राहिम लोदी तो कहाँ था? दिल्ली का था ना। तो खातौली, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, मेवाड़ और दिल्ली था, तो ये तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी ने सांगा के पुत्र को बंदी बना दिया था, सॉरी सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना दिया था, बिल्कुल ये भी सही बात है। उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? महमूद लोदी। ठीक है, उसको है ना सांगा ने बंदी बना दिया था। कौन से युद्ध में बनाया था? खातौली के युद्ध में। कौन से बनाया था? खातौली के। खातौली का कब हुआ था? 1517 में। ठीक है, चलिए तो ये देखो अब खातौली का 1517 में हो गया, महमूद लोदी को बंदी भी बना दिया, और इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में हुआ था। और पर ये मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर नहीं है, दिल्ली की सीमा पर है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, तो ये गलत हो गया 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आमेर के शासक मानसिंह ने पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, बिल्कुल सही बात है। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी, बिल्कुल सही है, लेकिन 8,000 का मनसब नहीं दिया था, 5,000 का दिया था पहले, और लास्ट में मरने से पहले 7,000 का दिया था, तो जो सबसे ज़्यादा था। जब शासक बना तब 5 था, लेकिन लास्ट में मानसिंह का 7,000 हो गया था, ठीक है। और 1569 में मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को बिल्कुल अपने अकबर की अधीनता स्वीकार कराई थी। तो इसमें है ना, देखो ये गलत हो गया, 8,000 नहीं था, 7,000 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर एक और दो गलत हो गया, एक और 3 राइट होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुगलों द्वारा राजा मानसिंह को कौन से सूबे की सूबेदारी दी गई थी? काबुल की दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। बिहार की दी गई थी, सही है। बंगाल की दी गई थी। देखो उड़ीसा मानसिंह ने जीता था, बट सूबेदारी नहीं मिली थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह, बीकानेर के शासक थे राय सिंह। राय सिंह शासक कब बने बीकानेर के? तो बीकानेर के शासक बने थे राय सिंह 1589 में। कब बने थे? 1589 में। तो बीकानेर के शासक थे कौन थे? 1581 में बने थे। 1589 में कौन बने थे शासक? तो मान सिंह बने थे, जो आमेर के थे, और 81 में ये बने थे। तो राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार में मुगल की अधीनता स्वीकार की, बिल्कुल सही बात है। 1572, 73 और 74 तक राय सिंह को जोधपुर का क्या कहते हैं प्रशासक रखा था, ये भी सही बात है। और राय सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया कि इसके तीनों ही आंसर राइट है। इसके कौन से ऑप्शन? तीनों ही ऑप्शन राइट है। एक बार फटाक से नजर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर के संदर्भ में कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसका है? तो कानड़देव प्रबंध ग्रंथ है पद्मनाभ का। किसका है? पद्मनाभ का। तो ठीक है गाइस, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसका है? तो पद्मनाभ का है, ठीक है। तो और ये जालोर से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है ये ग्रंथ? किससे संबंधित है? तो ये ग्रंथ है जालोर से संबंधित। और किसका है? तो गाइस ये ग्रंथ है पद्मनाभ का। पद्मनाभ का है कानड़देव, और जालोर से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि कानड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर, बिल्कुल सही बात है, जालोर का विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का जलालाबाद रखा था, बिल्कुल सही बात है। चाचिंग देव नसरुद्दीन अहमद बलबन तृतीय का समकालीन था, बिल्कुल। चाचिंग देव जब जालोर का शासक था, तो उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? सल्तनत कालीन शासक थे नसरुद्दीन और बलबन। तो 1, 2, 3 तीनों ही राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में किस राजपूत एवं मुस्लिम योद्धाओं ने सांगा के पक्ष लिया था? देखो महमूद लोदी कौन था? महमूद लोदी कौन था? लास्ट शासक इब्राहिम लोदी का बेटा था। मेदिनी राय चंदेरी का था। पृथ्वीराज आमेर का था। हसन खां मेवाती कौन था? ये अफगानी था। और इसके छाती में क्या दर्द था? ये सांगा के साथ आकर क्यों मिला? क्योंकि ना बाबर ने क्या किया था कि अफगानियों के जो कबीले थे ना, उन पर कब्जा कर लिया था, तो ये बाबर के विरुद्ध आकर सांगा के साथ मिल गया था। तो ये एकमात्र मुस्लिम जो सांगा के साथ कौन था? हसन खां मेवाती था। चलिए तो 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन राइट हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से किस सेना नायक ने अकबर की सेना नायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? देखो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ना अकबर फिर भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजता था। तो देखो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा, शहबाज खां के नेतृत्व में भेजा, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा। शेर हासिम खां नाम का कोई आदमी नहीं था, तो पहले 3 के नेतृत्व में भेजा गया है। हासिम खां को काट देते। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, कुंभलगढ़, उस पर किला किसने किया था? शहबाज खान ने किया था। उसको किसने जीता था? तो शहबाज खान ने जीता था। तो 1, 2, 3 इसके राइट हो गए। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं हम फटाक से। बीकानेर के शासक राय सिंह ने 1593 में किस अभियान पर भेजा था? ठट्टा के अभियान पर भेजा था। ठट्टा कहाँ है? ठट्टा आज सिंध में है। ठट्टा कहाँ है? सिंध में। सिंध कहाँ है? सिंध है पाकिस्तान में, ठीक है। पर हमारे राष्ट्रगान में भी है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लेकिन सिंध अभी लोकल कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता कहाँ है गाइस? आहड़ उदयपुर है। और मैंने पहले ही क्या बताया था, जब भी आहड़ आए तो दिमाग में क्या रखना है? जब भी आए एक तो तांबा और एक लोहा, ठीक है। ये ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, है ना। प्लीज़ गाइस राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है ना, प्लीज़, ठीक है। तो आहड़ से ईरान के समान लेपिस लाजुली प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आप पूछेंगे पवन जी लेपुस लाजुली क्या है? पवन भैया लेपुस लाजुली क्या है? तो लेपुस लाजुली कुछ नहीं है, एक तरीके से ना सिक्के का टाइप है, ठीक है। तो आहड़ से ईरान के समान मिला है। और आहड़ से काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। आहड़वासी अनाज रखने के लिए बंकोट का यूज़ करते थे, बिल्कुल। कोंठ बोले, ठीक है, और कोठी बोले या बंकोट बोले, सब आहड़वासी यूज़ करते थे। आहड़वासी भवन निर्माण में पत्थरों का यूज़ करते थे। नहीं 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 नहीं, पत्थर का यूज़ कौन करेगा? पत्थर का करेगा गणेश्वर, ठीक है, गणेश्वर। तो आहड़वासी क्या करते थे? आहड़वासी पक्की ईंट,
पक्की ईंट यूज लेते थे आहड़वासी, क्या लेते थे? पक्की ईंट। तो कच्ची ईंट कौन लेता है? कच्ची कालीबंगा, कच्ची कालीबंगा में काली माँ आ रही है तो इसलिए क्या कहते हैं, जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता होगी कालीबंगा। तो आहड़ कौन सी होगी? पितृ सत्तात्मक। गणेश्वर में पत्थर से मकान बनाते थे, कालीबंगा गरीब सभ्यता थी तो गरीब सभ्यता थी तो कच्ची ईंटें होती थी। आहड़ अमीर सभ्यता थी क्योंकि तांबे का काम करते थे, धातु का, तो आहड़ अमीर सभ्यता थी तो पक्की ईंटें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से इसके चारों ही ऑप्शन राइट हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता, हूण आक्रमण का संबंध बेराट सभ्यता से, बेराट कोटपुतली बहरोड। ठीक है, पुरानी किताबों में आपको जयपुर मिल जाएगा, बेराट कहाँ है? जयपुर में। किस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई? इस यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसे दी? तो पृथ्वीराज तृतीय के पापा को दी थी। कौन थे पापा? सोमेश्वर। ये कहाँ दी थी? बिजोलिया अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक की उपाधि वेरी घट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस दिमाग में रट लो। वेरी घट बोले तो गोविंद तृतीय। ठीक है, वेरी घट उपाधि किसकी थी? तो गोविंद तृतीय की थी। किसकी थी? गोविंद तृतीय, G3 गोविंद तृतीय। वेरीगेट उपाधि किसकी थी? तो गोविंद तृतीय की थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राय सिंह को जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया, सही है। राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान तथा जालोर के ताज खां का विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही है। राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर का प्रशासक रहा, मैंने बताया था 1572, 73, 74 तक रहा था, ये भी सही है। राय सिंह को अकबर ने कंधार गुजरात बंगाल, नहीं, कंधार गुजरात बंगाल का आदमी कौन था? मान सिंह था। ठीक है, तो मान सिंह था, तो ये गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शंस राइट है, 1 2 3 राइट है, तो हमें गलत ही पूछा है तो गलत चौथा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा के अंतिम 3 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, देखो कालीबंगा में मैंने कितने बताए थे? 5 है, 5 स्तर है, और आहड़ में 8 बताए थे। ठीक है, तो अब कालीबंगा के 3 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ उत्खनन किया, ये भी सही है। कालीबंगा में 3 लोगों ने उत्खनन किया, सबसे पहले अमलानंद घोष ने, फिर बीबी लाल और फिर बीके थापर। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व, नहीं देखो हनुमानगढ़ जिला है ना, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में है, तो ये गलत हो गया, दक्षिण पूर्व नहीं है, कालीबंगा दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम इस तरफ होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 और 3 राइट है। कदमवास या केम्बवास किस शासक का था? तो हमारे पृथ्वीराज तृतीय का था, दरबारी मुख्यमंत्री था कदमवास, पृथ्वीराज तृतीय का। चलिए, निम्नलिखित में से सही क्रम में जमाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख के दे रहा हूँ गाइस, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में होता है, महाराणा प्रताप और सुल्तान खान जो अकबर का चाचा होता है उसके विरुद्ध। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? सब जानते हैं हम, 18 जून को होता है। 18 जून में कब होता है? 1576 में होता है। ठीक है, बयाना का युद्ध कब होता है? तो बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527। देखो अब 1527 के 2 है, लेकिन ये फरवरी में हुआ तो सबसे पहले तीसरा, उसके बाद 1527 का मार्च का खानवा, तो 3 1, उसके बाद हल्दी घाटी 2 और 4। तो इस हमारा सही ऑप्शन होगा 3 1 2 और 4, 3 1 2 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ से टेरिकोटा निर्मित बनासियन बुल प्राप्त हुआ, बिल्कुल। देखो फिर से बता रहा हूँ, कालीबंगा में तो मिला व्याघ्र टाइगर, आहड़ से मिला बुल। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला? तो कालीबंगा से हमें मिला व्याघ्र टाइगर, आहड़ से हमें क्या मिला? बुल मिला। तो यहाँ आहड़ आया और बनासियन बुल आया, तो ये तो राइट हो गया। आहड़ सभ्यता के चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। कुल्हाड़ी मिली नहीं मिली आपको याद भी नहीं हो, तांबा देखते ही सीधा ठोको आहड़। ठीक है, तो आहड़ का संबंध किससे था? तांबे से था, तो मतलब तांबा आहड़ में होता है तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाने में जोर थोड़ी आएगा, तो दोनों ही इसका राइट है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता स्थल से भवन निर्माण में केवल पत्थर, मैंने पहले ही बताया केवल पत्थर गणेश्वर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, केवल पत्थर कहाँ से? गणेश्वर से। किस पुरातत्व स्थल से वस्त्र बुनाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्चुअल है, आपको याद रखना होगा। वस्त्र बुनाई बेराट से। ठीक है, वस्त्र बुनाई कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेराट से। चलिए, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो खजाइन उल फतह में मिलता है, और ये अमीर खुसरो की रचना है। किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रणथंभौर के चौहान वंश का शासक जो इल्तुतमिश के समय ना वीर नारायण शहीद हो गए थे। वीर नारायण को वीर गति प्राप्त हो गई थी। इल्तुतमिश ने जब हमला किया किसकी मृत्यु हुई? तो वीर गति किसकी हुई? तो वीर नारायण की प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना फतेह की।
सिवाना फतेह करने के लिए उसने कमालुद्दीन गुर्ग नाम के सेनापति को भेजा था। हमें यही पूछ रहा सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, किस मेवाड़ी राणा महाराणा ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया? सिंगोली के युद्ध में किसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया? तो ये हमीर ने परास्त किया था। किसने किया था? हमीर ने किया था। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर सिंगोली का युद्ध कब होता है? तो सिंगोली का युद्ध होता है 1326 में। किनके मध्य होता है? हमीर और क्या कहते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है। 1326 में होता है सिंगोली का युद्ध। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ी सेना ने राणा की जगह हाथी पर किसे बैठाया? देखो, सांगा घायल हो गया तो अब सांगा की जगह हाथी पे किसे बैठाया? तो देखो, और ऐसा ही सवाल प्रताप के समय आता है कि सांगा घायल हुआ तो हाथी पे कौन बैठा, प्रताप घायल हुआ तो हाथी पे कौन बैठा। तो अब आपको एक ट्रिक याद रखनी, ए बी। क्या याद रखोगे? ए बी। तो जब सांगा घायल हुआ तो बैठा झाला अज्जा, जब प्रताप घायल हुआ, क्यों प्रताप बाद में थे, तो बैठा झाला बीदा। ठीक है, तो पहले कौन बैठा? पहले बैठा ए झाला अज्जा, बाद में प्रताप के टाइम बैठा झाला बीदा। ठीक है, तो देखो अपन सांगा की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर सांगा, तो सांगा के समय ए बी के हिसाब से ए झाला अज्जा बैठेगा, तो झाला अज्जा। प्रताप के समय कौन बैठेगा? बी बीदा। खानवा के युद्ध के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, युद्ध विजय उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, बिल्कुल ठीक है। लेनपुल का कथन है कि इस युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया, ये भी सही है। तो दोनों ही राइट है। अगर गाइज मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज लग रही हो, आपको स्पीड लग रही हो ना, तो आप राइट हैंड साइड में क्लिक करके थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिएगा, है ना। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, पहली बार आया हूँ, तो मुझे आइडियाज़ भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप मेरा कॉपरेट करना, मैं आपको सारे पेपर्स सॉल्व करवा दूंगा, है ना, अच्छे से, इसी तरह से समझाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एवं सांगा के मध्य संघर्ष का कारण नहीं है। बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष का कारण नहीं है, तो देखो राजपूत और अफगान मैत्री, बिल्कुल ये तो संघर्ष का कारण था। महत्वाकांक्षाओं का टकराव, ये भी था, दोनों की महत्वाकांक्षा बड़ी थी। सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, बिल्कुल। SI खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांगा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी को पराजित करना, नहीं गाइज, महमूद खिलजी कब था? महमूद खिलजी तो कुंभा के टाइम था। कब था महमूद खिलजी? तो कुंभा के टाइम था। ठीक है, तो सांगा से इसका कोई मतलब नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन 4 गलत हो गया। बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो ये फैक्चुअल है, याद करना है। बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध करा। बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया? गोगुंदा के युद्ध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन थे? रावत सांगा थे, जैसा चारण थे, कृष्णदास चुंडावत थे, सज्जा चुंडावत नाम का कोई आदमी नहीं था। तो 1 2 3 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज सिंह, मुझे पता है मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बाद सबसे प्यारा आदमी कौन सा लगता है? राज सिंह लगता है। राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था। किससे किया था? चारुमती से। और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का दबा के विरोध किया था। मतलब मुझे राज सिंह बहुत प्यारे लगते हैं, पर पता नहीं यार बुक्स वाले क्यों नहीं बताते हैं राज सिंह को इतना प्यारा। आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपको भी राज सिंह प्यारा लगता है? क्या लगते हैं? क्या सम्मान देना चाहिए अच्छा इंसान को, हमेशा जो भी अच्छा इंसान है उसे पूरी इज्जत देनी चाहिए। लगते हैं, आपको प्यारे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के प्रतिकूल चित्तौड़ दुर्ग पर मरम्मत कराने का प्रयास किया, बिल्कुल राज सिंह ने यह काम किया था। राज सिंह ने मांडल, दरीबा, जहाजपुर आदि मुगल क्षेत्रों पर अधिकार किया, ये भी सही बात है, टीका दौड़ का बहाना लिया। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा सिकों का सक्रिय सहयोग किया। दारा सिकों का सहयोग तो किया था, लेकिन सक्रिय सहयोग किया था, सक्रिय होकर नहीं किया था, सिर्फ मन में था उसके एक दारा सिको जीत जाए तो मजा आ जाए। राज सिंह ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिरोध किया, मतलब विरोध किया, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सक्रिय सहयोग नहीं किया था गाइज, उसका निष्क्रिय सहयोग था। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे, किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया संगठन बनाया? राठौड़ सिसोदिया किसने बनाया था? देखो महाराणा प्रताप जो थे ना, महाराणा प्रताप की एक रानी थी फूल कंवरी। कौन थी रानी उनकी? फूल कंवरी। आप कहेंगे कि सर अजबदे रानी थी, तो गाइस यार एक से अधिक शादी करते थे। पहली रानी तो थी अजबदे, जो बिजोलिया के सामंत की पुत्री थी, अजबदे, ठीक है। दूसरी रानी कौन थी? फूल कंवर। अच्छा, ये फूल कंवर कौन थी? ये फूल कंवर चंद्रसेन कौन था? चंद्रसेन राठौड़ कौन था? मारवाड़ वाला, उसकी बहन थी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने, है ना, राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन बनाने का कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते। सिवाना के दुर्ग पर अकबर ने किस वर्ष अधिकार किया? 1575 में किया था। सिवाना पर अकबर ने कब किया था? 1575 में किया था। देखो सिवाना में 2 शाखे होते हैं। पहला शाखा कब होता है? 1509 में होता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम,
ठीक है। दूसरा साका कब होता है? 1575 में होता है, अकबर के टाइम। ये कौन होता है? ये कल्ला रायमलोत होता है। कल्ला रायमलोत के टाइम 1575 में ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवाना पर अकबर ने किस वर्ष अधिकार किया? 1575 में कल्ला रायमलोत को हरा कर। राव चंद्रसेन ने अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था। बिल्कुल, चंद्रसेन जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक नायक या राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। किसने कहा भाई? अगर भूला बिसरा कहा जाता है तो किसने कहा? तो मुहनोत नैन्सी का मुंह खुला तो उसने कह दिया कि भूला बिसरा राजा किसने कहा था? मुहनोत नैन्सी ने कहा था। ठीक है, मुहनोत नैन्सी ने कहा था। क्या कहा था? भूला बिसरा राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र प्रवृत्ति का था, बिल्कुल था। ठीक है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसकी रणनीति में पहाड़ एवं जंगलों की प्राथमिकता थी। बिल्कुल, 1572 में क्या होता है कि जो ये अकबर है ना, जोधपुर पर कब्जा कर लेता है, तो चंद्रसेन पहाड़ों में चले जाते हैं। तो पहला राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा भी राइट है कि इसे भूला बिसरा नायक कहा जाता है, ये भी राइट है। तो 1 2 3 तीनों ही राइट है चंद्रसेन के बारे में। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा में कौन शामिल नहीं होता है? सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं तब कौन उसमें शामिल नहीं होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है और राज्य का विपक्ष का नेता होता है। 1 2 3 ये तीनों ही होते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे मुख्यमंत्री होता है या नहीं होता है? मुख्यमंत्री भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार निम्नलिखित में सत्य कथन का पहचान करिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। नहीं, देखो, होते 3 सदस्य है, लेकिन ये किया गया था काम 2006 में, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2019 कह दिया, तो भाई बात गलत हो गई। ठीक है। 2019 में तो कहा था कि जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, उसके अलावा दूसरे जज को भी आप अध्यक्ष बना सकते हो, ये बात हुई थी। तो 2019 में नहीं हुआ था गाइज, ये काम हुआ था 2006 में। तो पहला तो गलत हो गया। तो मानवाधिकार आयोग में टोटल सदस्य कितने होते हैं अध्यक्ष सहित? तो टोटल 3 होते हैं। उसमें क्या होता है? 1 अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर होते हैं। ठीक है गाइज। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। तो केवल 2 इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है बताना है। ठीक है। तो नहीं है, हमें क्या बताना है? राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना बिल्कुल कर सकता है। किसी जेल का निरीक्षण बिल्कुल कर सकता है। मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन बिल्कुल कर सकता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना नहीं, सजा तो कोर्ट देती है, आयोग थोड़ी दे सकता है, तो सजा नहीं दे सकता। बाकी तीनों ऊपर वाले काम कर सकता, सजा आप नहीं दे सकते भाई, सजा तो कोर्ट देगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो चलिए गाइस, असत्य कथन की पहचान करते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्वयं आयोग इसकी कार्यप्रणाली का निर्धारण करता है। ठीक है। फिर कार्य संचालन हेतु राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक्ट 2001 बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है, नॉर्मल सी बात है, जयपुर में होगा। अब चौथा है कि आयोग का कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया। नहीं, भोली बात कर रहे हो। कार्यकारी आदेश तो छोटा मोटा आदेश होता है, आयोग का है ना, क्या कहते हैं, जो इसका एक्ट बना के पास किया गया है, आयोग को एक्ट के थ्रू लाया गया है, ना कि कार्यकारी आदेश। देखो, आप पूछेंगे एक्ट और कार्यकारी आदेश में फर्क क्या? एक्ट होता है विधानसभा या अपने लोकसभा से पारित होता है। कार्यकारी आदेश क्या होता है? मुख्यमंत्री के साइन हुए और आदेश निकाल दिया, वो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है ये, अपने क्या कहते हैं, एक्ट है। क्या है? तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में प्रावधान एवं उनसे संबंधित धाराओं को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। मानवाधिकार में कौन सी धारा का संबंध किससे? नियुक्ति से संबंधित धारा 22 से बिल्कुल सही बात है। वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 से बिल्कुल सही बात है। वैधानिक गारंटी धारा 23 से बिल्कुल सही बात है। कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 26 में नहीं होता, धारा 25 में होता है, ये गलत है। कार्यवाहक अध्यक्ष होता है धारा 25 में। किस में होता है? धारा 25 क्लोज 1 में होता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये यहाँ पर चौथा गलत हो गया, हम चौथे को गलत मानते हैं। चलिए, चौथा गलत क्यों है? क्योंकि ये धारा 25 का मैटर है, ना कि 24 का। किसका मैटर? 25 का। चलिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी
राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं के बारे में कार्रवाई की सूचना कितने टाइम में उसे भेजनी आवश्यक है? 1 माह। अगर मानवाधिकार आयोग ने, है ना, क्या कहते हैं, जो कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को या किसी अधिकारी को भेजी है, तो उस रिपोर्ट पर क्या काम हुआ ये सूचना, है ना, आपको मानवाधिकार आयोग को वापस देनी पड़ेगी और 1 महीने के भीतर भीतर देनी पड़ेगी। तो इसका सही जवाब है 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों का निगरानी संस्थान है। बिल्कुल, मानव अधिकारों का निगरानी संस्थान है, सही बात है। इसकी स्वायत्ता, इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उसकी निश्चित कार्यकाल एवं वित्तीय स्वायत्ता में निहित है। बिल्कुल सही बात है, स्वायत्ता तो होनी चाहिए मानवाधिकार को। स्वायत्ता का मतलब होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्रता, कि आप किसी के गुलाम नहीं हो। तीसरा है कि एक पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्या अध्यक्ष के रूप में? नहीं नहीं नहीं, विधिवेता नहीं होगा, जज होगा। जज होता है, जज न्यायाधीश, उसको ही बना सकते हो आप, तो विधिवेता नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, है ना, राज्यों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो कौन से चैप्टर में? 5वें चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? तो राज्य मानवाधिकार आयोग कौन से चैप्टर में? तो 5वां चैप्टर, ऑप्शन बी। कौन सा? 5वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ यार। मैं बाद में आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट का ऑप्शन आपको रिप्लाई देता हूँ, एक एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, है ना। तो कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत सुकून मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो देखो, ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट बिना नाम या छद्म नामों से, उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित है उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है, हमें पता करना है। तो इन तीनों पर तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि 6 महीने लिखा है। ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायतें घटित होने के 6 महीने बाद की गई हो, नहीं 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद होता है ना, 1 साल बाद कार्रवाई नहीं कर सकते। 6 महीने बाद तो कार्रवाई कर सकते हो, और हमें पूछा कार्रवाई नहीं कर सकते हो ऐसा, तो ये ऑप्शन फिर नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई आप 1 साल तक कर सकते हो। यहाँ 6 महीने दे दिए ना, तो कार्रवाई नहीं किस मामलों में की जा सकती? इन तीनों मामलों में मानवाधिकार आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता है। 6 महीने तक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि 1 साल तक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका 2, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। उस हिसाब से ये राइट हो गया, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ, रट लो, एकदम सही बात है। ये कार्यशील कब हुआ? 23 मार्च 2000 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। गठन 1999 में 18 जनवरी, कार्यशील हुआ 23 मार्च 2000, ये भी सही बात है। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति कांता भटनागर थी, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात, ये भी सही बात, ये भी सही बात। सर्वाधिक कार्यकाल कांता भटनागर का था? नहीं भाई, कांता का तो था न्यूनतम कार्यकाल था, कांता भटनागर का तो न्यूनतम था। अब आप पूछेंगे कि पवन सर सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था? सबसे ज़्यादा कार्यकाल था नगेंद्र चंद जैन का, नगेंद्र चंद जैन। ठीक है, नगेंद्र जैन जो थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, उनका सर्वाधिक था, और सबसे न्यूनतम किसका था? तो कांता भटनागर का था, जो पहली थी, उनका सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों, ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे गलत करके आते हैं, और आज के बाद आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैं आज आपको एकदम क्लियर करूंगा। तो सवाल देखो, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन में, प्रथम विधानसभा का निर्वाचन हुआ, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों एवं निर्विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या पता नहीं है। देखो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, निर्विरोध तो चुने गए 7, ठीक है, ये तो बात हो गई खत्म। निर्विरोध कितने चुने गए? 7। अब यहाँ लिखा है निर्वाचन क्षेत्र, तो गाइस देखो निर्वाचन क्षेत्र तो कितने थे? निर्वाचन क्षेत्र तो थे 140, लेकिन इन 140 से सदस्य आए 160, ठीक है। उन 160 में से 7 सदस्य आए निर्विरोध, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि सर मजाक कर रहे हो क्या? आप कह रहे हो 140 निर्वाचन क्षेत्र थे तो 160 सदस्य क्यों आए? तो राजा जी, पहली जो विधानसभा थी ना, उसमें 20 सीटें ऐसी थी जहाँ से 2 लोग चुनकर आते थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है, ठीक है। तो पहली विधानसभा में सीटें कितनी थी? 140, सदस्य कितने आए? 160। क्यों आए? क्योंकि 20 विधानसभा ऐसी थी जहाँ से
दो दो लोग आते थे, तो 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए, तो 140 सीटों पर 160 क्या कहते हैं जो विधायक आए। अच्छा, 7 विधायक ऐसे थे जिनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध जीत गए, मजे से जीत गए। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर 140। क्यों निर्वाचन क्षेत्र तो 140 थे, इन 140 से 160 आए। ठीक है, और निर्विरोध कौन से थे, तो निर्विरोध थे 7 लोग थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा बहुत टाइम पहले गलत हो गया था जब मेरा, और इसलिए मैं ना सबको ये चीज़ क्लियर करवाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी है अपने को। किसकी ये पहचान करनी है कि विधानसभा में जो अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, प्रोटेम स्पीकर रहा, तीनों रोल किए। कौन सा, अध्यक्ष का किया, उपाध्यक्ष का किया, प्रोटेम स्पीकर का किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो आप समझ सकते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि स्पीकर के चुनाव से पहले जो है ना विधायकों और सांसदों को शपथ दिलाता है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। तो तीनों काम किसने किए, तो भाई ये तीनों काम किए हैं पूनम चंद बिश्नोई ने। किसने किए, पूनम चंद बिश्नोई ने तीनों काम किए। क्या काम किए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, तीनों काम किसने किए, तो 2 नंबर ऑप्शन पूनम चंद बिश्नोई है। पता है अभी 2-4 दिन पहले ना अखबार में आया था कि पूनम चंद बिश्नोई जी जो हैं, इनकी बीवी है ना, जो मतलब अब तो ये पूनम चंद बिश्नोई तो नहीं रहे, इनकी बीवी पार्क में जा रही थी कहीं पर, और ना किसी ने ना बदमाश, बुरे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया कि पूनम चंद बिश्नोई की जो वाइफ थी, अखबार में आया था, जोधपुर में ही रहते हैं ये, तो इनकी वाइफ का क्या कहते हैं, गले में से ना सोने का हार खींच लिया था, उनकी वाइफ गिर गई थी, उनको चोट भी लगी। कैसे कैसे घटिया लोग हैं दुनिया में। ठीक है, तो पूनमचंद मतलब जो चोर है उनको बुरा बोल रहा हूँ, है ना मैं। तो पूनमचंद जो बिश्नोई नाम का ये इंसान है, ये तीनों पद किए इसने। क्या काम किए इन तीनों, अध्यक्ष का भी काम किया, उपाध्यक्ष का भी काम किया, और प्रोटेम स्पीकर का भी काम किया। ठीक है, तो पूनमचंद बिश्नोई ने तीनों काम किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम ये विधानसभा खुद बनाती है, विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये जो नियम है इसमें संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन का पता करना है। संकल्प क्या होते हैं, संकल्प होते हैं, कोई भी संकल्प एक्ट अलग चीज़ होती है। संकल्प का मतलब होता है कि कानून नहीं है, लेकिन हम विधानसभा क्या सोचती है इस पर हम संकल्प पारित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, चलिए ठीक है, तो असत्य कथन पता करना है। पहला, एक दिन में एक सदस्य 2 से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, एक दिन में आप 2 ही संकल्प दे सकते हो। ठीक है, आप कितने भी प्यारे सदस्य हो, एक दिन में आप 2 ही संकल्प दे सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा हंस दो, थोड़ा सा ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, फिर अध्यक्ष द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है। बिल्कुल, अध्यक्ष का मूड नहीं है, ये अध्यक्ष को कुछ गलती लगती है तो वो मना कर सकता है, तो ये भी राइट है। अध्यक्ष द्वारा नियत दिन अधिकतम 10 संकल्प रखे जा सकते हैं, नहीं, अध्यक्ष सिर्फ 5 संकल्प रख सकता है एक दिन में। एक दिन में कितने संकल्प रख सकता है, 5, तो 10 तो रख नहीं सकता। चौथा ऑप्शन है, किसी भी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसे पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब 1 साल तक आप वापस वो क्या संकल्प नहीं ला सकते, ये भी बात सही है। तो गलत बात कौन सी, गलत बात है कि जो अध्यक्ष होता है ना, वो एक दिन में अधिकतम 5 संकल्प रख सकता है। कितने रख सकता है, 5 संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक वर्ड याद रखें, बैठक। ठीक है, बैठक में कौन थे, दोनों लोग थे, दोनों। बैठक में कौन थे, दोनों। और सत्र में कौन थे, 5-6 लोग थे। सत्र बड़ा होता है तो 5-6 लोग थे। बैठक छोटी होती है तो बैठक के अंदर कौन थे, दोनों थे, 2-9। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या सिखाया, तो देखो ध्यान देना हो, ये क्या सिखाया मैं बता रहा हूँ। सत्र बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने लोग हो जाएंगे, तो बैठक में फिर से लिखता हूँ ना, बैठक के अंदर क्या होगा, 2-9। सत्र में क्या होगा, 5-6 लोग होते हैं। सत्र बड़ा होता है तो इसके अंदर 5-6। अब सवाल आता है कि सर्वाधिक बैठक किस में हुई थी, तो दूसरी विधानसभा। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम बैठक किस में हुई थी, तो 9वीं विधानसभा। सर्वाधिक सत्र किस में हुए, 5वीं विधानसभा। न्यूनतम सत्र किस में हुए, 6ठी विधानसभा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। बैठक में 2 लोग बैठते हैं, 2-9। ठीक है, तो दूसरी और 9वीं, और सत्र में क्या होता है, 5वीं और 6ठी। चीज़ें क्लियर हो गई, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में पहले गैर कांग्रेसी कौन थे, तो पहले गैर कांग्रेसी लक्ष्मण सिंह थे। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजस्थान में संसदीय सचिव की प्रणाली कब आती है, 4थी विधानसभा में आती है। ठीक है, आसान सवाल है, आपको दिमाग में रखना होगा, 4थी विधानसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा कौन सी विधानसभा में आता है, नोटा आता है 14 विधानसभा में। 14 विधानसभा में कौन होती है, वसुंधरा होती है। ठीक है, तो अब आपको वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती है, श्रीमती वसुंधरा राजे। अच्छा, तो अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम में, आपको
एग्जाम में याद रखना नोटा, नोटा कौन सी विधानसभा में आया, 14वीं विधानसभा में, और 14वीं विधानसभा में कौन सीएम थी, तो सीएम थी वसुंधरा। ठीक है, तो यहाँ अपने से पूछा है नोटा, तो नोटा में कौन हो जाएगा, वसुंधरा जी, और 14वीं विधानसभा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोकहित के विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में संबोधित करते हुए निम्नलिखित में से किसे दी जाएगी। जब भी लोकहित से संबंधित सूचना देनी है आपको विधानसभा सचिव को दी जानी है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, विधानसभा अध्यक्ष मत करना, विधानसभा सचिव ही इसका सही जवाब है। ठीक है, लोकहित के विषयों के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा में पहली बार सदस्य 200 हुए, छठी विधानसभा। चलिए पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, 140 थी, लेकिन आए कितने सदस्य, 160 आए, क्योंकि 20 सीटें ऐसी थी जिनमें क्या कहते हैं 2-2 सदस्य आए। ठीक है, फिर दूसरी विधानसभा में क्या हुआ, तो 176 हुए। दूसरी के बाद चौथी विधानसभा में क्या हुआ, 184 हुए। छठी विधानसभा में क्या हुआ, 200 हुए। देखो पहली विधानसभा में 140 सीटें थी पर डबल सीटें थी 20, तो उस हिसाब से 160 सदस्य आए। दूसरी जो विधानसभा थी उसमें 176 थे, फिर चौथी 2 के बाद 4, चौथी में 184 सदस्य थे, और छठी में 200 हो गए, और आज भी 200 ही सदस्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा छठी विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तो 40 विधायक चाहिए। कितने चाहिए, बहुत आसान सवाल है, दिमाग में रखो। अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास, तो कितने विधायक चाहिए, 40 विधायक हो। 40 विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करेंगे तो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। तो सही जवाब हो गया 40 विधायक। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो 34 सीटें रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए कितनी सीटें, 25 सीटें रिजर्व है। फटाक से इसको याद कर लीजिए, SC के लिए 34 सीटें हैं, ST के लिए 25 सीटें, फटाक से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सीटें कितनी रिजर्व है ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियां, विधानसभा में गाइस 4 वित्तीय समितियां होती है। कितनी होती है, 4। तो 4 कौन सी होती है, पहली होती है लोक लेखा समिति, दूसरी समिति होती है प्राक्कलन समिति A, तीसरी होती है प्राक्कलन समिति 2, और चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति A, प्राक्कलन समिति B और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो टोटल कितनी समितियां होती है, 4। इन 4 समितियों में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर। ठीक है, ये समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है, विधानसभा को देती है। 4 समिति, 15 मेंबर हर समिति में, विधानसभा को प्रतिवेदन दिया जाता है और विधानसभा का अध्यक्ष ये समिति बनाता है। वित्तीय समितियां कितनी होती है, 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, 3 वित्तीय समितियां होती है, गलत जवाब। हमको तो पहले से बता दिया सर ने कि 4 होती है, तो पहला तो गलत हो गया। पहला गलत क्यों हुआ, 4 होती है। ठीक है, दूसरा सही है क्योंकि 15 मेंबर होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है, और विधानसभा को प्रस्तुत करती है प्रतिवेदन, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा BCD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए एक बार, इसका सही जवाब है BCD। चलिए, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा के सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान कितने सप्ताह, एक सप्ताह में कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, एक सप्ताह में एक ही पूछ सकते हो अतारांकित प्रश्न। एक सप्ताह में अतारांकित प्रश्न कितने, एक पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा के समय से पूर्व भंग हो जाने पर प्रथम बार चुनाव हुए थे, छठी विधानसभा समय से पूर्व भंग हो गई थी। आसान सवाल है, छठी विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दिशा में क्या होता है, देखो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। पद रिक्ति की दिशा में क्या होता है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो 10 सदस्यों की एक लिस्ट होती है, वो क्या करते हैं, वो बारी बारी से अध्यक्ष का रोल करते हैं। पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा में अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा में नई विधानसभा की प्रथम बैठक के पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो कुल मिला के चारों ही ऑप्शन राइट है, चारों ही ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, हालांकि कलाम ने इसका जवाब ए माना है, लेकिन मैंने बाद में चेक किया था खुद के दिमाग से, तो इसके चारों ही ऑप्शन राइट है। 4 जो चारों हैं, चारों राइट है। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष रहे, सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष 10वीं विधानसभा में रहे। फैक्चुअल है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 190 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्य
किसी सदस्य के स्थान को रिक्त करने के संबंध में प्रस्ताव कौन करता है? किसी सदस्य की जगह खाली करने का प्रस्ताव कौन लाता है? मुख्यमंत्री लाता है। याद कर लीजिए, किसी का स्थान रिक्त करना है सदस्य का तो मुख्यमंत्री प्रस्ताव लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो कभी उपाध्यक्ष नहीं था। देखो, पूनम चंद बिश्नोई तो तीनों ही थे, प्रोटेम भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। शांतिलाल चपलोत जो थे वो अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। समर्थलाल मीणा भी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। सबसे कम टाइम के लिए कौन थे? न्यूनतम समय के लिए समर्थलाल मीणा थे। लेकिन नरोत्तम लाल जोशी जो थे वो उपाध्यक्ष कभी नहीं थे, नरोत्तम लाल जोशी हमेशा से ही अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 84 नंबर, 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 15वीं विधानसभा मतलब अभी जो चल रही है 16वीं। इससे पहले कौन थे? पहले की विधानसभा जो थी उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। अभी गुलाब चंद कटारिया क्या करते हैं? अभी गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? तो गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं पंजाब के। कहाँ के राज्यपाल हैं? गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में आम चुनाव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम चुनाव में 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था क्या? नहीं, 189 महिलाओं ने लड़ा था। कितनी महिलाओं ने लड़ा था? 189 महिलाओं ने ये चुनाव लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आदिवासी पार्टी अर्थात बाप पार्टी को 2.36% वोट शेयर के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, नहीं थी। ये दूसरी बड़ी पार्टी नहीं, दूसरी तो बीजेपी की बाद कांग्रेस थी ना। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। पहला गलत हो गया, 189 नहीं है इसलिए गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया क्योंकि सेकेंड बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो इसके दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हो गए। एक बार देख लीजिए, 189 महिलाएं थी तो ये गलत हो गया, और इसके अंदर सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 189 महिलाएं और कांग्रेस, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, ना तो 1 ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विशेषाधिकार किसको होते हैं? विधानसभा के सदस्यों को होते हैं। सदस्य कौन होता है? एमएलए, विधायक होता है। तो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा रविंद्र भाटी जो होते हैं जोर जोर से पुलिसकर्मियों से बात करते हैं, फिर भी उन्हें पुलिसकर्मी अरेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य हैं, और विधानसभा के सदस्यों को जनता की आवाज़ उठाने के लिए विशेषाधिकार अर्थात प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य क्या है? ठीक है, तो असत्य पता करना है। पहला है कि कोई भी विधानसभा अध्यक्ष, कोई भी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की सम्मति से विशेषाधिकारों के भंग का प्रश्न उठा सकता है। बिल्कुल, कोई भी सदस्य उठा सकता है कि मेरा विशेषाधिकार का हनन हुआ। सदस्य कौन? विधानसभा का, तो वो उठा सकता है प्रश्न, ये सही है। प्रश्न हाल ही में घटित किसी विषय तक सीमित हो, बिल्कुल ऐसा नहीं 5 साल बाद आकर कहो कि 5 साल पहले मेरे साथ विशेषाधिकार हनन हुआ था, वो नहीं चलेगा। अभी लेटेस्ट करंट की बात करो। तीसरा ऑप्शन है, ये दोनों राइट है। तीसरा ऑप्शन है, सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। गलत बात, सदन हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ तक कि आपको पता है कुछ टाइम पहले यूपी की जो विधानसभा थी ना, उसने एक आईएएस, एक पुलिसकर्मी को एक विधायक के साथ बदतमीजी करने, और विधायक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें उनको सहयोग नहीं करने के कारण पता है 1-1 दिन की जेल की सजा सुना दी थी विधानसभा ने अपने अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। विधानसभा के पास अर्ध न्यायिक शक्तियाँ होती है, वो किसी को भी कुछ समय के लिए, ठीक है, जैसे यूपी विधानसभा ने 24 घंटे के लिए एक आईएएस, एक आईपीएस, एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई को 24 घंटे के लिए जेल भेज दिया था। वास्तव में वो जेल एक नजरबंद कमरा था। ठीक है, तो विधानसभा का तो हस्तक्षेप अपेक्षित है, ये बात तो गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विषय पर अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति हो तो कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन से अध्यक्ष अनुमति दे सकता है। हाँ, मतलब मान लो मैं विशेषाधिकार लाया और मेरे दुश्मन विधायकों ने आपत्ति कर दी, तो मेरे पास अगर 10 सदस्यों का समर्थन है तो मेरे पर अध्यक्ष फिर विचार करेगा। तो इस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के सदस्य शपथ करते हैं? शपथ क्या करते हैं? 188, क्योंकि इनमें 8 बहुत ज़्यादा होती है ना, 8 मतलब ईगो, किसमें? विधायकों में। तो 188 शपथ ग्रहण। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों का अनुमोदन पर प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है? कितने सदस्यों का अनुमोदन चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए? 1/5 सदस्यों का चाहिए। अध्यक्ष को हटाना है, 1/5 सदस्य प्रस्ताव का अनुमोदन करो, उसके बाद प्रस्ताव शुरू होगा, तो 1/5। ठीक है, 1/5, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग के कार्यों में शामिल है
मानवाधिकार आयोग पुलिस, जेल, नजरबंदी केंद्रों में व्यवस्था को सुधार देख सकता है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक अस्पतालों का निरीक्षण, बिल्कुल सही बात है। जिला मुख्यालय के में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात। तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसके तीनों ही राइट है, तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को क्या बोलते हैं? माँ योजना भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इस योजना को क्या योजना बोलते हैं? माँ योजना बोलते हैं। इसके लिए 850 रुपये का एक प्रीमियम देना होता है। कितने रुपये का? 850 रुपये का प्रीमियम दे के आप माँ योजना में जा सकते हो और 25 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा, बिल्कुल सही बात है। 70 वर्ष से अधिक का कोई आदमी है तो उसको निःशुल्क हो जाएगा, बिल्कुल, उसको 850 नहीं देना, उसका निःशुल्क हो जाएगा। तो पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। तीसरा क्या है कि प्रीमियम 500 रुपये, अरे नहीं यार, मैंने अभी बताया ना 850 रुपये है, तो 500 रुपये नहीं है। तो इसके सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? सत्य ऑप्शन 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। राज्य बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड में कितने रुपए की राशि निर्धारित की गई? सबसे पहले तो क्लियर करते हैं गिग वर्कर क्या होता है। आपने जोमेटो से खाना मंगाया है, वही गिग वर्कर है। जोमेटो, स्विगी, अमेजन, इन पे जो आदमी काम करता है ना, उसकी परमानेंट नौकरी नहीं है। ठीक है, वो जितने घंटे काम करेगा, जितना जितना माल डिलीवर करेगा, उतना पैसा मिल जाएगा। तो वो गिग वर्कर होता है अस्थायी वर्कर। जिस दिन मेरा मूड नहीं आज काम पे जाने का, तो मैं आज ऑनलाइन नहीं आऊँगा, तो अमेजन क्या कहते हैं, जो मुझे डिलीवरी बॉय का आज काम नहीं देगा, या जैसे रैपिडो वगैरह चलाते हैं या जोमेटो चलाते हैं, उन सबको गिग वर्कर बोलते हैं। मतलब परमानेंट वर्कर नहीं है। मूड हुआ जिस दिन ऐप ऑन किया और क्या कहते हैं, जो ऐप में जैसे ही डिलीवरी के लिए आपको कोई एड्रेस मिला, वहाँ जाके डिलीवर कर दी। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं, समझ गए? गिग वर्कर के लिए 350 करोड़ का बजट दिया गया। कितने का बजट दिया गया? 350 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन बाड़मेर में हुआ था, 25 मार्च को हुआ था। ठीक है, इसके बाद किसान सम्मेलन बीकानेर में हुआ था, 26 मार्च को हुआ था। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव जयपुर में हुआ था, 30 और 31 मार्च को हुआ था। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उदयपुर में हुआ था। नहीं 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 नहीं, विकास एवं सुशासन भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। आप पूछेंगे विकास एवं सुशासन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, तो महिला सम्मेलन बाड़मेर में, किसान बीकानेर में, और निवेश उत्सव जयपुर में, और विकास एवं सुशासन सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 28 तारीख को। महिला सम्मेलन किस तारीख को हुआ था? महिला 25 को, किसान 26 को, राज्य स्तरीय निवेश 30 और 31 को जयपुर में, तो और भीलवाड़ा में हुआ था सुशासन का। ठीक है, आप फटाफट देख लीजिए। चलिए गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिजीनियस फार्म, इंडिजीनियस मतलब देसी, तो देसी पशुओं के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? पाली में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? पाली में। ठीक है, तो ये इंडिजीनियस पशु के लिए कहाँ बनाया जाएगा? देसी पशुओं के लिए पाली जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। चलिए, क्या है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में अपने को बात करनी है। तो 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई से उत्पादन प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई RAPP7 इसका पूरा नाम है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट। पी, नेक्स्ट पी का मतलब है प्लांट। एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दाबित भारित जल रिएक्टर, बिल्कुल ये जल रिएक्टर, ये भी सही हो गया। तीसरा, इसकी डिज़ाइन एनटीपीसी ने की। नहीं, एनटीपीसी डिज़ाइन थोड़ी करता है, एनटीपीसी तो संचालन करता है, डिज़ाइन कौन करता है? तो डिज़ाइन करता है राष्ट्रीय जो डिज़ाइन ब्यूरो है, जो अपने क्या कहते हैं, जो इन एटॉमिक रिसर्च से जुड़ा जो ब्यूरो है, राष्ट्रीय डिज़ाइनिंग ब्यूरो, जो जिसका मुख्यालय मुंबई में है, वो ये काम करता है। ठीक है, एनटीपीसी तो संचालन करता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। तो इसके 1 और 2 इसके राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 है, तो सीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो चारों ऑप्शन है वो चारों काम के हैं। तो हमसे पूछा है सीनियर वर्ग का सुंदरकांति जोशी। देखो, सुंदरकांति जोशी किसके लिए मिलता है? क्रिकेट के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? क्रिकेट के लिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि सीनियर वर्ग, सीनियर में तो कौशल्या चौधरी को मिला। किस में मिला? सीनियर में। जूनियर में किसको मिला? मीना सियोल को जूनियर में। सब जूनियर में घृति माथुर को।
ठीक है। और लाइफ टाइम सोनिया बीजावत को, लाइफ टाइम सोनिया बीजावत, फिर से क्लियर करता हूँ, सुंदर कांति जोशी महिलाओं को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है अवार्ड? ये क्रिकेट में दिया जाता है। सीनियर में कौन थी? तो सीनियर में तो थी कौशल्या चौधरी, ऑप्शन नंबर 2। जूनियर में कौन थी? मेना सियोल, ऑप्शन नंबर 1। सब जूनियर में कौन थी? घृति माथुर थी, ऑप्शन नंबर 3। और लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला? तो सोनिया बीजावत को मिला, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये चारों ऑप्शंस को ये अवार्ड मिला है, लेकिन हमसे पूछा सीनियर वर्ग में किसको मिला, तो कौशल्या चौधरी को। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा गेम्स किसके लिए होते हैं? पैरा विकलांग के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें हमने 64 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहे। बिल्कुल, हमने 64 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहे। और सबसे ज़्यादा पदक हमने किस में जीते? पैरा एथलेटिक्स में जीते। तो इसके दोनों ही ऑप्शन राइट हो गए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। 98 नंबर क्वेश्चन, 2025 में महिला एवं बालिका सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु किसके द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा, सुरक्षा सखी पखवाड़ा किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सुरक्षा सखी पखवाड़ा किया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो इसका 98 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। देखो, गरीबी मुक्त गांव योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इसके अंदर 5000 गांवों को शामिल किया गया। 5000 गांवों का के बारे में बोल रहे हैं कि हम इन गांवों में गरीब परिवार, जो बीपीएल परिवार है, उनकी गरीबी मिटा देंगे। कितने गांव हैं? 5000 गांव। बजट कितने का दिया? 300 करोड़ का। ठीक है, 5000 गांव, 300 करोड़ का बजट। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैंने फैक्ट बता दिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। 5000 गांव और 300 करोड़ का बजट। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है कि इस योजना के संदर्भ में कथनों को देखना है। ये बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, गाँव के बीपीएल परिवारों को। दूसरा, इसके योजना के प्रथम चरण में 1000 गाँव, नहीं, हमको तो पता है कितने गाँव, 5000 गाँव। तो दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। फिर हमें ये भी पता है कि 300 करोड़ का बजट दिया, तो तीसरा राइट हो गया। तो पहला और तीसरा राइट है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1000 बोला है और है कितने? 5000 गांव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो एक बार ना कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिएगा कि पवन सर थैंक यू, या आपको जो भी अच्छा लगा। आप अगर ये भी लिख देंगे पवन सर थैंक यू, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने लास्ट 100 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। ठीक है, वैसे थैंक यू तो सब लिखेंगे, तो 100 क्वेश्चन तक पहुँचने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तो जो भी 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे, वो ये बता दीजिएगा कि आपको आवाज़ कैसी लगी, आपको एडिटिंग कैसी लगी, एक एक चीज़ का आप विस्तार से बता दीजिएगा। खैर, जो भी आप बताना चाहें बता दीजिएगा, मैं आपका टाइम भी नहीं ख़राब करूँगा कि आप कमेंट में ज़्यादा टाइम दें। चलिए, हम 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्राइव 2025 कहाँ हुई थी? थ्राइव 2025 एक कार्यक्रम था जो आईआईटी जोधपुर में हुआ था। ठीक है, मैं भी जोधपुर से ही हूँ, आईआईटी जोधपुर में हुआ था। ऊर्जा महोत्सव हुआ था फलोदी में। ऊर्जा महोत्सव कहाँ हुआ था? फलोदी में हुआ था गाइस, ऊर्जा फलोदी में हुआ था। नेक्स्ट, थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। थार महोत्सव कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। और नमोकॉन ये उदयपुर में हुआ था। आप पूछेंगे सर ये नमोकॉन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गाइस उदयपुर में। कहाँ हुई थी? उदयपुर में। तो थ्राइव कहाँ हुई थी? आईआईटी जोधपुर में। थार बाड़मेर में। नमोकॉन उदयपुर में। तो ऊर्जा महोत्सव कहाँ होगा गाइस? तो ऊर्जा महोत्सव जो है ये होता है फलोदी में। तो हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, फलोदी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।